एक आप लेना, आप बताओ। ध्यान से बताइए, सोचकर, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इजेशन का मतलब होता है बहिक्षेपण, ठीक है, और एक्सक्रीशन माने उत्सर्जन। तो आपको सिंपली डिफरेंशिएट करना है कि इजेशन और एक्सक्रीशन में क्या अंतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, और यहाँ डाइजेशन में लास्ट स्टेप आता है प्रोसेस डाइजेशन में या प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में इजेशन माने बहिक्षेपण। कौन बताएगा? आप बताओ। हाँ, क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन है, यस। नाइट्रोजन वेस्ट, जितने भी नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल है अगर वो शरीर से बाहर निकल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। एंड व्हाट इज इजेशन? द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड इज कॉल्ड द इजेशन। किस ऑर्गन के थ्रू हो रहा है? एनएस के थ्रू हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इजेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है। अभी हमें पढ़ा न्यूट्रिशन डाइजेशन, तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। नाम लिख लीजिए। एसिमिलेशन लर्न रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। व्हाट डू मीन बाय एसिमिलेशन? द यूटिलाइजेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। इजेशन आप बताए, द रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एनस, ये और ऐड कर सकते हैं, इज कॉल्ड द इजेशन। Ingestion, digestion, absorption, assimilation as well as egestion. अच्छा, हम लोग वर्ड अक्सर यूज करते हैं ऑटोट्रॉफ, हिंदी में कहते हैं स्वपोषी, है ना। प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, सबको पता है। तो जो फोटोसिंथेसिस है उसकी सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है? सबसे सरल परिभाषा प्रकाश संश्लेषण, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। नहीं, और थोड़ा सा इसी लैंग्वेज में बताइए। ब्रेकडाउन तो रेस्पिरेशन में आ जाएंगे आप। उसमें सर कॉम्प्लेक्स जो सिंपल फूड होता है उसको कॉम्प्लेक्स फूड में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल फूड को नहीं करते हैं। CO2 एंड H2O का इनटेक करके। और इजी लैंग्वेज में बताना है तो क्या कहेंगे? सर यही होगा, अपना खुद बनाते हैं। द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सौर ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इट्स द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हम लोग हेटेरोट्रॉफ हैं, तो हम लोगों में जो फूड मटेरियल जो बॉडी में स्टोर्ड है हमारे अंदर या प्लांट्स के अंदर, उसको हम एनर्जी को क्या कर रहे हैं? यूटिलाइज कर रहे हैं। तो प्लांट्स के अंदर स्टार्च के फॉर्म में जो स्टोर्ड फूड है उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। हमारी बॉडी में किस ऑर्गन से या किस ऑर्गेनेल से एनर्जी रिलीज होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसा कौन सा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी? F1 पार्टिकल्स, ऑक्सीसोम्स, नाम सुना है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से रिलेटेड नहीं है मैडम, ये आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर वॉल है, इनर वॉल है। इनर वॉल में ये क्रिस्टी लगे हुए हैं, क्रिस्टी में ये F1 पार्टिकल्स लगे हुए हैं। लिखा रहता है टेनिस के रैकेट की तरह जो स्ट्रक्चर है, F1 पार्टिकल्स ज्यादा ऑक्सीसोम। इसी में एटीपीएज एंजाइम होता है, जो एटीपी क्या करता है? फॉर्मेशन करता है विद द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। हम आते हैं अपने स्टेप में। यहाँ पर जो न्यूट्रिशन के बाद न्यूट्रिएंट्स आते हैं, पोषक तत्व हिंदी में कहते हैं। तो पोषक कई प्रकार के हैं। एक तो क्या हो, यहाँ पर फ्यूल की तरह यूज होते हैं, ईंधन की तरह जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। हिंदी में कहते हैं ऊर्जा उत्पादक। उसमें कौन सा आता है? कार्बोहाइड्रेट आता है और लिपिड आता है। दूसरा आता है बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स, जो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसमें आता है प्रोटीन्स। फिर इसके बाद आता है मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स, उपापचयी नियंत्रक, उसमें विटामिन से और मिनरल्स, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जगह पर
न्यूक्लियर मटेरियल्स भी लिखा होता है डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए स्टेप बाद में लेंगे। यहाँ लिख दीजिए न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। तो कुछ सिंपल है यहाँ पर, न्यूट्रिशन प्रदान करने वाले एलिमेंट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पर अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया। एनर्जी प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे यहाँ पर, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस हो जाएंगे, एज वेल एज मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल लिख देंगे आप इसमें, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स में प्रोटीन और मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स में विटामिन्स एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। वैसे तो बायोमोलिक्यूल्स में इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को, प्रोटीन को, विटामिन और मिनरल्स को, ठीक है, इरेज कर दें। यहाँ पर बुक में लिखा होगा हिंदी में ऊर्जा उत्पादक, यहाँ पर लिखा होगा शरीर निर्माणकारी, यहाँ लिखा होगा उपापचयी नियंत्रक। हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स में, कार्बोहाइड्रेट। देखिए नाम से समझ में आ रहा है आपको, कार्बो कार्बन और हाइड्रेट मीन्स होता है H2, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितना रेशियो है? 1:2:1। तो ऐसे सभी न्यूट्रिएंट्स, ऐसे सभी सब्सटेंस जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में 1:2:1 का रेशियो होगा, वो सब क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। बना लीजिए इस तरह। जिस भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपको इस तरह का रेशियो दिखाई दे, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का एक दूसरा नाम है, इसको सैकराइड भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड द सैकराइड। ग्रीक वर्ड है सैकराइड्स, मींस होता है शुगर। तो मोस्टली ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, मोस्टली, ना कि ऑलवेज। स्वाद मीठे होते हैं। सर स्वाद में मीठे होते हैं। हाँ, शुगर ही है, शुगर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को फिर से फर्दर डिवाइड किया गया है, या सैकराइड लिख सकते हैं यहाँ पर। मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। सबने केमिस्ट्री पढ़ी है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सबको पता है यूपीएससी में। मोनोसैकराइड में शुगर की एक यूनिट होती है, और जो कार्बन की संख्या होती है, नंबर होता है, नंबर ऑफ कार्बन में भी 3 to 7। कार्बन की संख्या 3 से 7 तक होती है, 3 to 7 का, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल है, अगर 3 कार्बन का ट्रायोज कहते हैं, 4 कार्बन का तो टेट्रोज कहते हैं, 5 का है तो पेंटोज कहते हैं, 6 का है तो हेक्सोज कहते हैं, 7 का होता है हेप्टोज कहते हैं। मोस्टली आपके कोर्स में 5 कार्बन और 6 कार्बन होता है। तो अगर 5 कार्बन का अगर हम यहाँ पर ले लें, ये 5 कार्बन का, तो आपको पता है कि जो रेशियो था CH2 में 1:2:1। तो अगर 5 कार्बन का है तो निश्चित है फॉर्मूला होगा C5H10O5, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा? राइबोज। अब एक और एग्जांपल होता है डीऑक्सीराइबोज।
तो डीऑक्सीराइबो, डी माने निकलना, जैसे डिहाइड्रेशन कहते हैं, डीऑक्सी माने एक ऑक्सीजन कम हो गया अगर, तो क्या बन जाएगा डीऑक्सीराइबो। तो जो डीएनए में जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबो है, उसका फार्मूला हो जाता है यहाँ पर C5H10O4। अब आप सोचेंगे कि ये कॉम्बिनेशन टैली नहीं कर रहा है, वहां पर लगा हुआ डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन कम हो गया है। तो ये दोनों पेंटोज शुगर है, इसका नाम है राइबोज और इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। इस तरह से आप इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला लर्न कर सकते हैं। अच्छा, फिर से ओल्ड लिखना है, ओल्ड लिखना है फिर से। तो मुझे बताएं, सर वो देखकर चले गए। आप रखे रहो ना फाइल, नाम लिख दीजिए, बाद में लिखिएगा। C5H10O4 ये डीऑक्सीराइबो, दोनों ही 5 कार्बन के थे। 6 कार्बन का हमारे कोर्स में आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। अगर हम यहाँ पर 6 कार्बन का लेते हैं तो हेक्सोज शुगर है, ठीक है ना। हेक्सोज में यहाँ पर C6H12O6 हेक्सोज है, एग्जांपल ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। छह कार्बन का C6H12O6 एग्जांपल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। 6 को हेक्सोज कहेंगे, 5 को क्या कहेंगे, पेंटोज। आपको पता भी होना चाहिए कहाँ पाया जाता है, राइबोज आरएनए में होता है, डीऑक्सीराइबो डीएनए में होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज आपको पता है फ्रूट्स में होता है, फलों में। जो फलों में जो मिठास होती है वो ग्लूकोज या फ्रक्टोज के कारण होती है, मोस्टली फ्रक्टोज के कारण होती है। और क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी भी यही है, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट आर द क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। क्विक सोर्स का मतलब है सबसे तेजी से एनर्जी देने वाली सब्सटेंस ग्लूकोज ही है, क्योंकि जब भी आप फॉर्मूला पढ़ते हैं रेस्पिरेशन का तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पढ़ते हैं कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन विद ऑक्सीजन की सहायता से हो रहा है। क्या बन रहा है, CO2H2 प्लस हाउ मेनी ATP फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 38, ठीक है। तो ये आपने देखा 5 कार्बन का, 6 कार्बन का, इस सब में 3 से 7 तक कार्बन हो सकते हैं। सभी में शुगर की एक यूनिट है, इसलिए मोनोसैकेराइड है। अब हम आते हैं किसमें, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो माने होता है फ्यू, बायोलॉजी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। आप अगर उसकी वर्डिंग समझ जाएंगे तो आपको आने लगेगी, नहीं तो आप रटते रहेंगे तो कभी आएगी। ओलिगोसैकेराइड में सैकेराइड में होता है शुगर, इसमें शुगर की 2 से 10 यूनिट होती है, कार्बन की नहीं, शुगर की 2 से 10 यूनिट, तब उसे यहाँ पर ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। इसको इरेज कर दें या जगह हो जाएगी। अब देखिए 2 से 10 यूनिट है, अगर 2 यूनिट जुड़ जाएगी तो कहेंगे डाइसैकेराइड, 3 जुड़ जाएगी तो ट्राइसैकेराइड। हम यहाँ पर अगर 2 यूनिट जोड़ दें, सपोज करिए सिंबल में लिख रहे हैं 2 मोनोसैकेराइड को हमने जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, डाइसैकेराइड बन जाएगा। इसके बनने में H2O निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मोनोसैकेराइड में हम ग्लूकोज लिखते हैं, यहाँ पर C6H12O6 प्लस C6H12O6, 2 ग्लूकोज को जोड़ दीजिए, डिहाइड्रेशन हो जाता है तो क्या बचेगा, C12H22, वही लगेगा। क्या है ये, डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड का एग्जांपल सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है, बहुत सारे एग्जांपल हैं। अगर इसका एग्जांपल अगर हम इसको सुक्रोज मान लें, ठीक है, तो सुक्रोज किससे मिलके बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। माल्टोज किससे बनता है, 2 ग्लूकोज से। और लैक्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। तो हमको उतना डिटेल नहीं जाना, वो बायोमोलिक्यूल से पढ़ेंगे। आपको पता है 2 मोनोसैकेराइड को हमने जोड़ दिया तो डाइसैकेराइड बन गया। डाइसैकेराइड में एग्जांपल दिए सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। जहां पर आप सुक्रोज लिखेंगे तो सुक्रोज को यहाँ पर टेबल शुगर कहते हैं, क्योंकि जो शक्कर हम खाते हैं वो यही वाली, अंग्रेज लोग मेज में बैठ के खाते थे, यहाँ पर टेबल शुगर। यहाँ पर एग्जांपल लिखेंगे सुक्रोज ब्रैकेट में टेबल शुगर। दूसरा एग्जांपल है जिसमें लैक्टोज, मिल्क शुगर। मिल्क में जो मिठास होती है नेचुरल, वो कौन सी है, लैक्टोज। और जो पीलापन होता है मिल्क में, मिल्क में जो पीलापन होता है, गाय का दूध हल्का पीला होता है, किस कारण से होता है, कैरोटीन तो गाजर में होता है, केसीन प्रोटीन, ठीक है ना। उसमें लिखिए लैक्टोज, मिल्क शुगर, एक और जोड़िए माल्टोज।
इट इज आल्सो कॉल्ड द माल्ट शुगर। माल्ट जो अंकुरित जौ होता है उसमें जो शुगर होती है उसको माल्टोज कहते हैं, माल्ट शुगर भी कहते हैं, माल्टोज, माल्ट शुगर। इसी से शराब बनाई जाती है, माल्ट शुगर से। तो अंकुरित जौ से ही ज्यादातर बनती है बियर, ब्रांडी, जो भी अलग अलग ब्रांड होते हैं, अल्कोहल का परसेंटेज वेरी करता है उसमें, उसी के आधार पर। क्या हुआ? अच्छा, हमने सोचा बहुत ब्रांड पता है क्या? सर ग्रेप से भी तो बनती है, तो उसमें हाँ वही बनता है, ग्रेप से ही बनता है, वो तो फर्मेंटेशन से बनता है। वो डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर बैक्टीरिया की कौन सी वैरायटी ले रहे हैं, फंगस की कौन सी वैरायटी ले रहे हैं, सबसे अल्कोहल बन सकता है। तो फर्मेंटेशन से ही बनता है, बैक्टीरिया के यूज से ही बनता है, उसे यहाँ पर एक ईस्ट से ही बनता है, उसको बेकर ईस्ट कहते हैं, लाइकेन से भी बनता है, लाइकेन से ही बनता है। तो बहुत सारे ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज होते हैं जिससे हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। तो बनाने की प्रोसेस अलग अलग है, बनाने का टेस्ट कल्चर अलग अलग है। जैसे आपने देखा है यहाँ पर कि जो तंबाकू आती है टोबैको, वो सैकड़ों ब्रांड की होती है, अलग अलग कंपनी निकालती है, रत्ना छाप, केसर छाप। तो टोबैको तो एक ही होता है, निकोटियाना टबैकम। तो फिर ये ब्रांड कैसे बन जाते हैं? जैसे चाय है, थिया साइनेंसिस होता है, बॉटनिकल नेम है क्या है, थिया साइनेंसिस है। चाय की पत्ती तो वही होती है, लेकिन अलग अलग ब्रांड से सैकड़ों हजारों कंपनियां बना रही हैं, और सबके टेस्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि अलग अलग प्रोसेस से वो बना रहे हैं। जैसे कौन सी ऐसी प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि यार इतने सारे टेस्ट क्रिएट हो जाएंगे, बताइए। इसको कहते हैं क्योरिंग। क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म का वर्जन यूज किया जाता है, कौन सी वैरायटी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, कौन सी वैरायटी का माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, उसकी सहायता से फर्मेंटेशन करते हैं। और बड़े बड़े उनके जो है क्या होते हैं, गोदाम होते हैं, वहां पर चाय की पत्ती को ऐसे क्लिप से लटका दिया जाता है, एक एक चाय की पत्ती। हाँ, वैसे तो क्या करते हैं, स्प्रे भी कर देते हैं। लेकिन जो बहुत ब्रांडेड कंपनियां होती हैं कि हर पत्ती में अगर टेस्ट आना चाहिए स्पेशल, उसमें थोड़ा मेहनत रहती है, क्लिप्स लगा दिया जाता है, पतले पतले तार होते हैं उसमें, और फिर उसके बाद माइक्रोऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं बैक्टीरिया का। अब किस वैरायटी के बैक्टीरिया का माइक्रोऑर्गेनिज्म का स्प्रे किया हुआ, हर वैरायटी के माइक्रोऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से फर्मेंटेशन करते हैं, और सबका टेस्ट अलग अलग हो जाता है, उसको वो पेटेंट करा लेते हैं। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने पेटेंट करा रखा है, इसलिए उनके टोबैको में अलग तरह का फ्लेवर आता है, चाय में अलग तरह का फ्लेवर आता है, उसी के आधार पर उसकी ब्रांडिंग होती है। तो कौन से बैक्टीरिया डालते हो? किसमें? चाय। इसमें निकोटियाना टबैकम में एक बैक्टीरिया है, यहाँ पर फ्रैगोमार्फा यूज होता है, और एक और है जो ज्यादा यूज होता है, उसको मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, ठीक है। तो ये सब क्योरिंग यूज होते हैं। अभी आपको जब बैक्टीरिया पढ़ाएंगे अलग से बताएंगे। अब हम आते हैं किसमें, पॉलीसैकेराइड्स। पॉली में क्या होता है, मैनी। अगर शुगर की 11 से इनफाइनाइट यूनिट तक अगर जुड़ी होती है, अभी तो 2 से 10 यूनिट तक यहाँ पर थी ओलिगोसैकेराइड में, अगर 11 से अगर इनफाइनाइट यूनिट तक जुड़ी होती है तो उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। और जो पॉलीसैकेराइड में से एग्जाम्पल आपको पता है, स्टार्च सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, हिंदी में क्या कहते हैं, मंड कहते हैं। मंड देखा आपने कहीं? पोटैटो में देखा है, ठीक है, और राइस में देखा है। पोटैटो को जब काट करके हम लोग धोते हैं तो जो व्हाइट कलर निकलता है, यही क्या है, स्टार्च है। और रिवाइव जो कपड़ों में दिया जाता है, सूती कपड़ों में, उसको कलफ जिसे कहते हैं देने के लिए, वो यही इसी का पाउडर है, रिवाइव के फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह से हम चावल धोते हैं, ये कुछ लोग जुट पड़ते हैं एकदम घर में, एक बार दो बार रगड़ते हैं 10-10, 15-15 बार चावल को, तो उसकी गंदगी तो एक ही दो बार में निकल जाती है। लेकिन अब जब ज़्यादा उसको मैश करते हैं तो उससे क्या निकल जाता है, स्टार्च निकल जाता है, जिससे आपको एनर्जी मिलनी है, तो फिर उससे एनर्जी नहीं मिलती। इस तरह से आलू को अगर हम छील के धो लेते हैं तो शायद कुछ बच जाता है स्टार्च, जब काट के धो लेते हैं तो सारा स्टार्च निकल जाता है। तो एक होता है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट में जो न्यूट्रिएंट्स जो मिसयूज हो रहे हैं उसको किस तरह से रोक सकते हैं। जैसे आपने पोटैटो को काट करके धो लिया तो जितना भी स्टार्च था वो सब बह गया नाली में। तो जो बैक्टीरिया होते हैं नाली बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको क्या मिल गया, न्यूट्रिएंट्स मिल गया, ठीक। हमको नहीं मिली एनर्जी, जो स्टार्च की फॉर्म थी, एनर्जी पूरी हमारी बेवकूफ़ी के कारण क्या हो गई, मिसयूज हो गई, ठीक। इसी प्रकार से और भी चीजें कि किस प्रकार से हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को या किस तरह से हम न्यूट्रिएंट्स को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर उनको यूटिलाइजेशन नहीं आया तो हम अपनी मेकिंग प्रोसेस के द्वारा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, और वो सब नाली में चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब हम गेहूं पिसवा के लाते हैं तो उसके बाद जब उसको छानते हैं तो चोकर निकलती है,
Yes, sir. वो क्या है? फाइबर फाइबर्स हैं, और उसमें ऊपर की ब्राउन लेयर जो गेहूं की होती है उसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, ब्राउन लेयर में क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो एक होता है मैदा। जब हम होटल जाते हैं तो बड़ी बढ़िया रोटियां, व्हाइट रोटियां मिलती हैं, तो हमको बहुत अच्छी लगती है देखने। लेकिन घर की रोटी होती है थोड़ी ब्राउनिश होती है, तो हमको उसका जो कलर है कम अच्छा लगता है। लेकिन वो जो ब्राउन कलर की ऊपर जो प्रोटीन लगी हुई, जो फाइबर्स लगे हुए हैं, वही हमारे डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। तो वो जब हम रोटी खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो मैदा चिपकता नहीं है। जब हम होटल की रोटी खाते हैं तो वो मैदे के फॉर्म में क्या होता है? हमारी आंतों में चिपक जाता है, क्योंकि ना तो उसमें फाइबर्स हैं और ना ही उसमें प्रोटीन है। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, इसको क्या करती है? ग्राइंड करती है, घिस देती है, जिसमें ऊपर से ब्राउन लेयर जो प्रोटीनेशन लेयर होती है वो निकल जाती है, और उसके बाद अंदर का केवल क्या निकल आता है? व्हाइट कलर निकल आता है। उसको वो सेल कर देते हैं बड़े बड़े ब्रांडिंग के जो आटे के पैकेट आते हैं उस फॉर्म में, और जो फाइबर्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो इसीलिए जो पुराने लोग होते हैं ना, वो दलिया खाया करते थे, अभी भी लोग खाते हैं, कहते हैं दलिया खाते हैं। तो जो चोकर है उसमें भी अभी ये ब्राउन लेयर की प्रोटीन बची हुई है। तो अगर आपने बहुत महीन गेहूं को पिसवा दिया तो न्यूट्रिएंट्स वैसे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है वो, और फिर भी थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं, तो चोकर की फॉर्म में हमारी प्रोटीन रह जाती है। और फिर हम उसको छान कर कहाँ डालाते हैं? बाहर, जानवरों को। तो वो भी सोचते हैं कि अच्छा बेवकूफ है, जितना भी न्यूट्रिएंट्स था वो तो हमको दे गया है ना, बाकी अपना केवल स्टार्च अपना खा रहा है। तो हम आते हैं पॉलीसेकेंड में। स्टार्च हो गया आपका। दूसरा एग्जाम्पल सेलुलोज है, किसमें पाया जाता है? सेल वॉल में। ग्लाइकोजन लिख दीजिए, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन आल्सो कॉल्ड द एनिमल स्टार्च। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट जो है कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए जो कभी वीकनेस होती है तो हम तुरंत ग्लूकोज देते हैं, सुक्रोज नहीं देते, गन्ने का रस नहीं देते हैं, ना ही शक्कर घोल के पिलाते हैं, तुरंत ग्लूकोज देते हैं, क्योंकि ग्लूकोज क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है, तुरंत डिकम्पोज होगी, ऑक्सीजन की सहायता से ब्रेकडाउन होगा और क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। बाकी अगर कोई और फॉर्म देंगे उसका, तो वो पहले किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तब बाद में ग्लूकोज हमको क्या देगा? एनर्जी देगा। ठीक है। हम आते हैं किसमें? लिपिड। लिपिड्स जो है लाइपोस वर्ड से बना हुआ है। लाइपोस मैंने होता है ऑयली या फैटी। तो आपको पता है कि जो ऑयली सब्सटेंस या फैटी सब्सटेंस जो कि वो लिपिड कहलाएंगे। वसी अम्लों के एस्टर होते हैं, आपको पता है, बहुत डिटेल में केमिस्ट्री नहीं पढ़ाना है मुझको, वो आप पढ़ चुके हैं। तो ये वसी अम्लों के एस्टर होते हैं, ठीक, और वसी अम्ल से मिलकर बनते हैं। वसी अम्ल में आपको पता है जो फार्मूला वसी अम्ल का, कि बहुत ढेर सारे कार्बन एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक तरफ मेथिल ग्रुप पाया जाता है, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, ये वसी अम्ल होते हैं। वसी अम्ल दो प्रकार के होते हैं, जो सैचुरेटेड हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड। संतृप्त और असंतृप्त, नाम आपने सुना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वही होता है जो एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से इसमें कार्बन जुड़े, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो सैचुरेटेड है, ठीक, और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो अनसैचुरेटेड। कैसे पहचान करेंगे कि दैट लिपिड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड? कोई ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी बताइए जो हम देख करके बता सकें कि ये संतृप्त है और ये असंतृप्त है। हाँ बताओ। संतृप्त वसी अम्ल और असंतृप्त वसी। फैट बताइए, फैट और ऑयल में डिफरेंस जानते हैं? ऑयल और फैट में, अच्छा किसी को ऑयल कहते हैं, कभी भी कहते हैं फैट। अनसैचुरेटेड फैट होता है, उस वो जम जाता है। और थोड़ा सोचिए, और थोड़ा सोच के बताइए। संतृप्त और असंतृप्त में आपने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है, भौतिक गुण। सैचुरेटेड जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, ठोस। डालडा देखा है? किससे बनता है? ऑयल से। ऑयल अनसैचुरेटेड है। ऐसे सभी फैटी एसिड्स जो कमरे के ताप पर लिक्विड स्टेट में होते हैं वो ऑयल कहलाते हैं। ऑयल अनसैचुरेटेड है क्योंकि उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। इसीलिए जब आप हाइड्रोजनेशन पढ़ते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है तेल का हाइड्रोजनीकरण, तो ऑयल्स को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में निकल कैटलिस्ट की उपस्थिति में कराते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? घी में कन्वर्ट हो जाता है, डालडा के फॉर्म में जो आता है सॉलिड। तो ऑयल जो घी में कन्वर्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑयल के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है।
तो हाइड्रोजन जब जुड़ जाएगा तो एडिशन रिएक्शन आपने पढ़ी है केमिस्ट्री में, तो क्या हो जाएगा, ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो घी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सैचुरेटेड में डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है। और हमारा जो अनसैचुरेटेड है रूम टेम्परेचर पर कैसा होगा, लिक्विड, तो इसलिए ऑयल कहेंगे, और जो सैचुरेटेड होगा उसको क्या कहेंगे, घी कहेंगे। अब दोनों में हमारी बॉडी के लिए कौन ज्यादा बेनिफिशियल है? सर सैचुरेटेड नहीं, अनसैचुरेटेड। आपने देखा होगा कि जब भी टीवी में कभी रिकमेंड करते हैं, प्रचार आता है या डॉक्टर भी कहता है, तो अब रिफाइंड कोई बना करते हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है कि आप जो है घी के कंपैरिजन में ऑयल प्रेफर करें। तो ऑयल का हम यूज करते हैं ज्यादा, क्योंकि हमें जो है लिपिड भी खाना बॉडी के लिए कंपलसरी है, जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम लिपिड बिल्कुल ना खाएं, फैट ना खाएं, तो अगर आप बिल्कुल भी फैट नहीं खाएंगे तो ऐसे विटामिन जो फैट सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील है, वो आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे और एक्सक्रीशन के थ्रू, इजेक्शन के थ्रू निकल जाएंगे, उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो दो तरह के विटामिन है, आपको पता है, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल तो बॉडी में वाटर है, उस पर डिसॉल्व होकर के यूटिलाइज हो जाएंगे। जो फैट सॉल्युबल है, अगर आप लिपिड, वसा या घी या तेल कुछ भी नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी में उनका यूटिलाइजेशन नहीं होगा और कोई रोल नहीं रहेगा, सीधे फूड के थ्रू जाएंगे और एनस के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। इसलिए फैट खाना भी जरूरी है। लेकिन अब ये बात रिकमेंड होती है कि ऑयल और घी में हमारी बॉडी के लिए कौन ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई भी बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन इन कंपेरिजन टू घी ऑयल इज मोर बेनिफिशियल। क्यों? क्योंकि जो ऑयल होता है ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स में जो हम घी खाएंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स की वॉल पे डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे ब्लड वेसल्स का डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो बीपी क्या होगा, बढ़ जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमको घी कंपैरेटिवली कम खाना चाहिए। ऑयल क्या है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, इसलिए वो हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल में डिपॉजिट नहीं होता है, इसलिए कंपैरेटिवली जब ऑयल यूज करते हैं तो हमारी बॉडी के लिए कम हार्मफुल होता है। कार्बोहाइड्रेट, तो क्या घी का हमारी ग्रोथ से कोई रिलेशन है क्या? घी नहीं, खाओ ग्रोथ के लिए तो मोस्टली लेने के लिए प्रोटीन ही छोटे रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, है, ऐसा कुछ? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। हाँ। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कार्बोहाइड्रेट, लिपिड दोनों थे। अब यहाँ पर लिपिड में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, बट देयर रेशियो 1:2:1 नहीं होता। रेशियो 1:2:1 नहीं होता। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कंपैरेटिवली कम होती है, इसमें इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसका मतलब जब इसका डिकम्पोजिशन करना होगा तो हम यहाँ पर एनवायरनमेंट से ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे। जब ऑक्सीजन लेंगे तब इसका डिकम्पोजिशन या डिग्रेडेशन होगा, तब क्या निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो हमको ज़्यादा मात्रा में एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। हमारी जो ब्लड में ऑक्सीजन रहेगी उसका ज़्यादा मात्रा में यूटिलाइज होगा, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। तब जाकर O2 की प्रेजेंस में हमारा लिपिड का ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी। कार्बोहाइड्रेट के कंपेरिजन में लिपिड जो है 2 गुने से ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं प्रति ग्राम, लेकिन बहुत देर से ऊर्जा देते हैं। अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले लें यहाँ पर और 1 ग्राम लिपिड ले लें, तो लिपिड जो है 2 गुने से ज़्यादा ऊर्जा देगा, लेकिन बहुत देर से ऊर्जा देगा। तब तक अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस है तो हमको तुरंत कार्बोहाइड्रेट देना पड़ेगा। इसीलिए जो ग्लूकोज है तुरंत ड्रिप लगाते हैं, ग्लूकोज की जैसी वीकनेस होती है, घी नहीं पिलाते हैं, है ना। कभी आप लोग बन जाना तो पिलाना देना। जैसे कोई पेशेंट आए कमजोर, जैसे बिस्तर में लेटे तो 1 गिलास घी, है ना, पिला दिया, लो एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है ना। देर में क्यों बनता है? क्योंकि इसके ब्रेकडाउन में समय लगता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की प्रेशर मात्रा कम है, तो इसीलिए इसमें जो है एनर्जी प्रोडक्शन में समय लगता है, लेकिन दुगने से ज़्यादा ऊर्जा देता है। तो ये भी एनर्जी प्रोड्यूसर है। फैट भी हमको सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी देता है, लेकिन देर से एनर्जी देता है। इसीलिए यहाँ पर फैट जब हमारी बॉडी में जब डिपॉजिट होता है तो उसे रिजर्व फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, ठीक है ना। रिजर्व रखा हुआ है। जब हमारी बॉडी में जब फूड नहीं मिलता है तो पहले पूरा कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट पहले ग्लूकोज जो ब्लड में यूटिलाइज हुआ, फिर क्या यूटिलाइज होगा, ग्लाइकोजन। हमारी मसल्स में और लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में अभी फूड स्टोरेज है, ठीक है। अब ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लूकोज में। दिस प्रोसेस कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ग्लाइकोजन। दिस प्रोसेस कॉल्ड द, देखिए, ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनोलिसिस, लिसिस मींस ब्रेकडाउन। और अगर ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो रहा होता है तो इसे कहते हैं यहाँ पर ग्लाइकोजेनेसिस, और ये है ग्लाइकोजेनोलिसिस। तो ग्लाइकोजेनोलिसिस तभी होगा जब हमारी बॉडी में हमको काफी समय तक फूड नहीं मिलेगा, तो जो ग्लूकोज है इन द ब्लड में
वो खत्म हो जाएगा तब या ग्लाइकोजन लीवर का और मसल्स का कन्वर्ट होगा। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? ग्लाइकोजन हार्मोन पूछ रहा हूँ, ये तो प्रोसेस है ग्लाइकोजेनेसिस। Which hormone is responsible for the formation of glucose from the glycogen? Yes, ग्लाइकोगान। एक होता है इंसुलिन, एक होता है ग्लूकेगान। तो जो ग्लूकेगान हार्मोन है वो भी किससे रिलीज हो रहा है? पैंक्रियास से। तो जो हमारा इंसुलिन होता है वो इस प्रोसेस को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और जो ग्लूकेगान होता है वो ग्लाइकोजेनोलिसिस को प्रेफर करता है। तो जिस समय हमको फास्ट रहते हैं, व्रत रहते हैं, तो हमको एनर्जी नहीं मिल रही है, ग्लूकोज खत्म हो गया, तो ग्लाइकोजन हमारा कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज में। जिस समय पूरा ग्लाइकोजन भी खत्म हो जाता है, मान लीजिए कमरे के अंदर बंद कर दिया, दे ही नहीं रहे फूड हमें, तो ग्लाइकोजन भी खत्म हो जाएगा 3-4 दिन में, ठीक है ना। तब हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वो फैट कन्वर्ट होगा किसमें? ग्लूकोज में। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? जिस समय ग्लाइकोजन खत्म होने के बाद हमारा फैट बॉडी का, ठीक है, फैट कहाँ पे होता है बॉडी में? मसल्स के नीचे, सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं, अधस्वशीय पर, वो कन्वर्ट होता है। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? मैं आपको हिंट दे रहा हूं, द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द न्यू मेथड। यस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बन रहा है? ग्लूकोज। इट इज कॉल्ड द ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए तरीके से ग्लूकोज का निर्माण। नए तरीके मतलब नॉर्मली जो मेथड यूज नहीं करते हैं उस मेथड से, इस कॉल्ड द ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके बाद जब फैट खत्म हो जाएगा तब किसका नंबर आएगा? मसल्स का नंबर आएगा। फिर आप देखेंगे किसी व्यक्ति को कि अगर उसको 15-20 दिन से आपने बंद कर रखा है, तो फिर धीरे धीरे फैट खत्म हो जाएगा, तो उसकी मसल्स डिकम्पोज होंगी, फिर झुर्रियां पड़ जाएंगी, फिर बॉडी किसमें बदल जाएगी? स्केलेटन। तो उस समय मसल्स कन्वर्ट होगी। तो मसल्स में क्या है? प्रोटीन है। मसल कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन कन्वर्ट होगी। पहले का होगा आपका ग्लाइकोजन, फिर फैट, फिर प्रोटीन, ठीक है। अब हम इसके बाद आते हैं लिपिड के बाद किसमें? प्रोटीन। इसमें कुछ आपको नोट करने लायक नहीं है ना, जरूरी है, सब आपके बुक्स में लिखा हुआ है, क्या समझ लीजिए। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस से आपको पता है, प्रोटियोस शब्द से मिलकर बना है। प्रोटियोस माने क्या होता है? फर्स्ट। इसका मतलब है सबसे पहले जो यूज होता है न्यूट्रिएंट्स, ऐसा माना गया, या सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस न्यूट्रिएंट्स था उसे प्रोटीन माना गया। एक बर्जीलियस साइंटिस्ट थे, बर्जीलियस मोल्डर, उन्होंने सबसे पहले वर्ड दिया था, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इन सब से मिलकर बनता है। अब इसकी जो यूनिट होती है प्रोटीन की, उसको क्या कहते हैं? एमिनो एसिड्स कहते हैं, सबको पता है। तो अगर एमिनो एसिड्स को एक दूसरे से लिंक करना हो तो हम यहाँ पर A1, A2, A3, 4 इसलिए लिख दे रहे हैं सिंबल, एमिनो एसिड फर्स्ट, एमिनो एसिड सेकेंड, एमिनो एसिड थर्ड, फोर्थ। तो ये जो एमिनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़े हैं, किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ये पूछा जाता है कभी, इज द पेप्टाइड बॉन्ड। अगर 2 एमिनो एसिड जुड़े हुए तो डाइपेप्टाइड हो गया, 3 जुड़े हैं तो ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड से एमिनो एसिड जुड़ जा रहे हैं। अब हमारी बॉडी में मेनली 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड होते हैं। जैसे अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। आप बताओ 26 अल्फाबेट से कितने शब्द बनते हैं? हाउ मेनी वर्ड्स आर फॉर्म फ्रॉम द 26 अल्फाबेट? 26 होते हैं अल्फाबेट ना, ABCD, उससे कितने शब्द बनते हैं? 26 अल्फाबेट से वर्ड्स बनेंगे 27। ये कौन सा बढ़ा दिया? एक कौन नया एक बढ़ गया क्या? हाँ बता। अरे भैया 26 अल्फाबेट है, ABCD अल्फाबेट कहते हैं, उससे कितने शब्द बन सकते हैं? अनंत बन सकते हैं। आपने एक कहाँ से ले आए थे? ये तो 26 ही कह देती। असंख्य बन सकते हैं। आपने कभी डिक्शनरी देखी है? चाहे कितनी बड़ी, कितनी स्टैंडर्ड की डिक्शनरी ले लीजिए, कभी वर्ड्स का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। नए नए वर्ड्स लगातार क्या हो रहे हैं? डिस्कवर हो रहे हैं, नए जुड़ते जा रहे हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। तो इनन्यूमरेबल वर्ड्स है। उसी प्रकार से अल्फाबेट जो होते हैं, सपोज करिए इसी तरह एमिनो एसिड की तरह आपस में विभिन्न तरह से जुड़ते हैं। जैसे हमने अपना नाम लिखा है यहाँ पर मनोज, अब देखिए यहाँ पर M है, A है, N है, O। अभी इसी 5 अल्फाबेट से हम कितने तरह के वर्ड्स बना सकते हैं? 2500 तरह के। क्यों? हर बार हमको सीक्वेंस बदल देना है। तो उसी प्रकार से 26 अल्फाबेटिक सीक्वेंस बदल जाता है और असंख्य वर्ड बनते हैं। तो एमिनो एसिड भी 20 टाइप्स के होते हैं।
तो ये भी जब आपस में विभिन्न तरह से इंटरकनेक्ट करेंगे, आपस में जुड़ेंगे, तो लाखों प्रकार की क्या बनेगी? प्रोटीन। असंख्य नहीं बनेंगे, लेकिन लाखों प्रकार की प्रोटीन बनती है। तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा विभिन्न प्रकार की वेरियस टाइप की क्या है? प्रोटीन है। सबसे ज्यादा परसेंटेज में भी है और सबसे ज्यादा प्रकार की भी है प्रोटीन। ठीक है, अब जो यहाँ पर प्रोटीन बन रही है इसी तरह से बन रही है कि अमीनो एसिड विभिन्न तरह से आपस में जुड़ जा रहे हैं। अब यहाँ पर अमीनो एसिड को भी दो कैटेगरी में मेनली बांटा गया है। कौन कौन सा? इसेंशियल, नॉन इसेंशियल। केवल आपको डेफिनेशन बता देनी है कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल होता क्या। हिंदी में मैं बता दे रहा हूँ, पहले लिखा होता था किताब में आवश्यक और अनावश्यक, लेकिन वास्तव में ये वर्ड गलत था, तो उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया तात्विक और अतात्विक, क्योंकि अनावश्यक मतलब हमारे लिए बॉडी की जरूरत ही नहीं है। तात्विक हम अतात्विक लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं यहाँ पर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। अब बताइए कौन बताएगा? नॉन एक एसेंशियल। आप तात्विक और अतात्विक नाम सुना है? अच्छा, इंटर क्वालिफाई कर लिया? 11th इंटर हो गया ना? अब बताओ, आपने पढ़ा होगा बायोमॉलिक्यूल्स में तात्विक और अतात्विक एमिनो अम्ल। आराम से बताओ, ये कोई बहुत बड़ा ब्रिलियंट नहीं है, कोई आइंस्टीन नहीं है ना ऐसा है कि हमको सब आता है। बताओ क्या अच्छा, पहले नाम था आवश्यक एवं अनावश्यक, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? आवश्यक वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है? सबसे पीछे आप बैठे हैं, आप बताओ। आप बताइए। अरे सोचिए, कुछ तो बोलिए, कौन सी यहाँ इंसल्ट हो रही है? कुछ नहीं हो रहा, आप बताओ ना, परेशान मत हो, आप बताओ। जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थोड़ा सा कमी है, थोड़ा गलत हो गया, आप बताओ। आप लोगों में से सर वो प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी के लिए रेगुलर बेसिस पे एसेंशियल होते हैं। आपने तो एक घुमा के बड़ी बात बता दी है, रेगुलर वे एसेंशियल होते हैं। हाँ, जिन पार्ट का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है उन्हें बाहर किया जाता है। यस, वो एसेंशियल ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में नहीं बन रहे हैं, बन रहे हैं तो निश्चित है हमको फूड से लेना पड़ेंगे, प्लांट से लेना पड़ेंगे, तो वो हमारे लिए एसेंशियल है, हमारे तात्विक हैं। और जिनका निर्माण हमारे शरीर में खुद हो रहा है, हमको फूड से लेने की आवश्यकता नहीं है, वो नॉन एसेंशियल या तात्विक है। इस मतलब वो ऐसा नहीं कि आपको जरूरत नहीं है, लेकिन वो अभी हमारे लिए हमारी बॉडी में बन रहे हैं, इसलिए हमको बाहर के सोर्स पर डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, वो नॉन एसेंशियल है। तो आप ये देखिए कि एसेंशियल का मतलब है हम ऐसे लगभग 10 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारी बॉडी में जिनका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है वो एसेंशियल हैं, और जिनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी में हो रहा है वो हमारे लिए क्या है? नॉन एसेंशियल है। यूनिट आपको पता है, प्रोटीन की एमिनो एसिड होती है, विभिन्न तरह से जुड़ते हैं। अब उसमें अलग अलग कैटेगरियां बांटा गया है कि यहाँ पर एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं, न्यूट्रल होते हैं। एसिडिक होते हैं अगर उसमें एमिनो एसिड में सेंटर में कार्बन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये होती है। ठीक है, तो अगर उसमें यहाँ पर कोई एमिनो एसिड का ग्रुप जुड़ा होता है, एसिडिक ग्रुप जुड़ा होता है, तो क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। और कोई बेसिक ग्रुप जुड़ा होता है तो बेसिक हो जाता है। जैसे H2 जुड़ा, वो डिटेल अभी हमको नहीं पढ़नी है। हम आते हैं प्रोटीन की बात किसमें? मिनरल्स, खनिज तत्व। अच्छा, मिनरल्स और विटामिन में एक डिफरेंस बताइए। मिनरल्स और विटामिन में कोई एक डिफरेंस खनिज तत्व में और विटामिन में? विटामिन पढ़ते हैं, पहले मिनरल्स पढ़ते हैं। अरे मोस्ट इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, अकार्बनिक होते हैं। अगर किसी व्यक्ति की डेड बॉडी को जला दिया जाए, बर्न किया जाए, तो दो प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो जलाने पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस सब वेपर के या स्मोक के फॉर्म में उड़ जाते हैं, जल करके धुएं के रूप में। ठीक है, और जो बाद में राख बचती है उसमें मोस्टली क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक होते हैं। अगर उसी की बोन को, हड्डी को किस में रख दिया जाए? एसिड में रख दिया जाए। सर फिर से रिपीट कर दीजिए। अगर हम किसी ह्यूमन बॉडी को बर्न करते हैं, जलाते हैं, ठीक है, तो ऐसे सारे सब्सटेंस वोलेटाइल होते हैं जो जल करके उड़ जाते हैं स्मोक या वेपर के फॉर्म में, वो सब ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो जल करके उड़ जाते हैं। ठीक है,
और जो यहाँ पर ऐश या राख के रूप में रह जाते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं। वो क्या है? मिनरल्स खनिज तत्व रह जाते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में जमीन में राख के रूप में। लेकिन अगर हम उसकी बोन को किस में रख दें? एसिड में रख दें, तब क्या होगा? एसिड में रख देंगे तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाएंगे, समझ रहे हैं? ऑर्गेनिक डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक, तो यहाँ पर मिनरल्स में आपका दो तरह में कैटेगराइज किया गया है। मिनरल्स को दो प्रकार कैटेगराइज किया गया। कौन कौन सा? माइनर एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस, ठीक है, लिखा होगा लघु मात्रा पोषक तत्व या लघु मात्रा क्या? मिनरल्स। और उसके बाद ट्रेस माने अल्प मात्रा, बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ पर मिनरल्स में देखिए, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ठीक है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, एटसेट्रा, जिंक है, ये सब क्या है? यहाँ पर अल्प मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। और ट्रेस एलिमेंट्स बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। इसमें एक और ऐड कर दीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए फ्लोराइड है, ठीक है, फिर कॉपर है, मोलिब्डेनम है, ठीक, कोबाल्ट है, एटसेट्रा। अब इसमें दो चार को पढ़ लेते हैं। सोडियम किसे पाया जाता है? साल्ट, टेबल साल्ट लेते हैं, नमक, ठीक है। क्या फंक्शन है सोडियम का? अगर सोडियम की कमी हो जाए बॉडी में तो क्या होगा? सोडियम पोटेशियम पंप किस लेसन में पढ़ा आपने? नर्वस सिस्टम में, तंत्रिका तंत्र में। तो जो सोडियम होता है और पोटेशियम होता है वो भी इसमें ऐड करना है। सोडियम और पोटेशियम दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द मैसेज ट्रांसफर, सूचना प्रसारण के लिए सोडियम और पोटेशियम दोनों इसेंशियल, इसलिए सोडियम पोटेशियम पंप हम पढ़ते हैं। फिर आपको पता है कैल्शियम और फास्फोरस दोनों बोन्स के लिए रिस्पांसिबल हैं। क्या बोन्स के कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होता है। मैग्नीशियम अगर प्लांट्स के केस में देखें तो क्लोरोफिल जो होता है वो मैग्नीशियम क्या होता है? उसका एक पार्ट होता है, मैग्नीशियम मॉलिक्यूल बीच में लगा होता है तब इसके फॉर्मेशन में क्लोरोफिल के पर्णहरित के। और आयरन किसमें होता है? हीमोग्लोबिन के साथ। मैग्नीशियम जब प्रोटीन की चेन बनती है, बहुत सारे ऐसे एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं उस सब में मैग्नीशियम यूज होता है। आयरन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहाँ साइटोक्रोम के रूप में यूज होता है। तो ये सारे जो मिनरल्स हैं हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं। फ्लोराइड है, अगर फ्लोराइड की यहाँ पर अधिकता हो जाती है तो दांत ब्रिटल हो जाते हैं, उनको टूट टूट के गिरते हैं, ठीक है ना। और डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है? उससे फ्लोरोसिस हो जाता है, दांत चितकबरे हो जाते हैं। ये सब मिनरल्स हमको पढ़ने हैं। मिनरल्स के बाद हम आते हैं विटामिन्स। सबसे इम्पोर्टेंट सब्सटेंस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, हिंदी में कहते हैं खनिज तत्व। खनिज शब्द क्यों कहते हैं? खनिज खान से निकलते थे पहले, मिनरल्स कहाँ से? माइंस से, उसी के नाम पर नाम रख दिया गया। हर शब्द का कुछ अर्थ है। ये विटामिन्स, हम लोग विटामिन भी पढ़ते हैं, विटामिन्स भी पढ़ते हैं। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? ट्रेस एलिमेंट है और माइनर एलिमेंट्स। आप बताओ विटामिन्स। कुछ बोलते हैं सर, जो सूचना देते हैं शरीर में उनको क्या बोलते हैं? जैसे हाँ, जैसे कुछ लग वग गया तो लग रही है फोन पे देते हैं। नहीं, नो सर, नहीं। हाँ, अभी आप ठीक से क्वेश्चन नहीं फिलअप कर रहे हैं। सर कुछ बोलते मुझे याद नहीं आ रहा। एक एसिटिलकोलिन हार्मोन होता है नर्वस सिस्टम में, न्यूरॉन्स में लास्ट में रिलीज होता है। ये न्यूरॉन बना हुआ है, ये साइटोन पार्ट है, डेंड्राइट्स है, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन नोड इंटरनल होते हैं। यहाँ पर लास्ट में टेलोडेंड्रिया होते हैं, यहाँ पर साइनेप्टिक बटन होते हैं। जिस समय यहाँ पर न्यूरॉन्स आपस में इंटररेट करते हैं तो एसिटिलकोलिन हार्मोन रिलीज होता है मैसेज ट्रांसफर के लिए फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, ठीक है। हम विटामिन्स में आ रहे थे, यहाँ पर दो शब्द से मिलकर बना है वाइटल और एमीन। वाइटल मीन्स होता है लाइफ और एमीन माने होता है इसेंशियल। आप देखिए विटामिन शब्द का मतलब है इसेंशियल फॉर लाइफ, जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ क्या कहलाते हैं? विटामिन्स कहलाते हैं। हाँ, रुपए हैं इसेंशियल फॉर लाइफ, जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ विटामिन कहलाते हैं।
सबसे पहले विटामिन किसने खोजा था? एक साइंटिस्ट हुए एन.आई. लुनेन, इन्होंने डिस्कवर किया। दूसरे साइंटिस्ट हुए आइजैक मैन, इन्होंने सपोर्ट किया इनका। और जो विटामिन थ्योरी दी, विटामिन थ्योरी, ठीक है, किसने दी थी? हॉपकिंस एवं फंक ने। साइंटिस्ट हुए हॉपकिंस एंड फंक। विटामिन डिस्कवर्ड बाय एन.आई. लुनेन, supported by Isaac Mann, and the vitamin theory is given by Hopkins and Funk. सामान्य चीजें है, ल्यूनेन ने क्या किया था? डिस्कवर किया था, और इसने सपोर्ट किया था, इसने विटामिन थ्योरी दिया था और इलेबोरेट किया उसके स्ट्रक्चर को। तो आप विटामिन के शब्द का अर्थ जान लीजिए। एसेंशियल फॉर लाइफ, डिस्कवर्ड बाय एन.आई. लुनेन, सपोर्टेड बाय आइजैक मैन एंड प्रपोज्ड बाय हॉपकिंस एंड फंक। अब आपको पता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स कहते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं उसको रेगुलेट या कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक। अब विटामिन मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए। कौन कौन से? वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो आप देखिए कि अगर हम फैट या लिपिड बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि बॉडी में वाटर तो होता ही है, इट इज द एसेंशियल पार्ट, तो इसमें काफ़ी ऐसे विटामिन हैं जिनका यूटिलाइजेशन बॉडी में नहीं होता। तो यहाँ पर जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है कौन कौन से हैं बताइए? बी एंड सी। बी कॉम्प्लेक्स है और सी है, और फैट सॉल्युबल ए डी ई और ए, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स ये कहते हैं कि बी में कई है, B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, तो उसी में फोलिक एसिड आता है, उसी में सियानोकोबालामिन, लास्ट में B12 आता है, बहुत सारे हैं, इसलिए उनको। अगर हम दोनों सिस्टमेटिक देखते हैं तो जो विटामिन ए होता है, ठीक है। अच्छा, एक डिसीज आपने नाम सुनी होगी, आगे पढ़ाएंगे बी में, बेरी इसमें आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले विटामिन की डेफिशिएंसी से जो डिसीज खोजी गई वो बेरी खोजी गई, ठीक है। तो ये जो बेरी डिसीज खोजी गई थी, इसी के नाम पर विटामिन की डेफिशिएंसी से जो वर्ड यूज हुआ उससे कहा गया डेफिशिएंसी डिसीजेज, अपूर्णता रोग। अभी तक नॉर्मली ये माना जाता था कि जो डिसीज होती हैं वो माइक्रोऑर्गेनिज्म से होती है, सूक्ष्म जीवों से। पहली बार देखा गया कि बहुत सारी ऐसी डिसीज थी जो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो रही थी, अगर उसको हम पूरा कर देते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स की पूरी होने पर वो डिसीज क्या होती है, ठीक होती जाती है। जैसे मिनरल्स में आपको पता है कि जो आयोडीन था उसकी डेफिशिएंसी से ग्वाइटर होता है घेंगा, और जैसे आयोडीन रिच फूड हम देते हैं या साल्ट देते हैं तो घेंगा ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे विटामिन की डिसीज का से नाम दिया गया डेफिशिएंसी डिसीजेस। इसका मतलब है ये कोई ऐसी डिसीज नहीं है जो किसी मेडिसिन से ठीक हो जाएगी या किसी क्या है माइक्रोऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से हो रही है, ये किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो रही है, जैसे उसकी हम पूर्ति करते हैं वो डिसीज ठीक हो जाती है। हम सबसे पहले विटामिन ए में आते हैं। एक आपको पता है जो केमिकल नेम होता है विटामिन ए का, वो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। नाम रेटिनॉल क्यों रखा गया? ये रेटिना से रिलेटेड है। क्या रिलेटेड रेटिना से, आप बताओ? रेटिना कहाँ होता है? आंखों में तो होता है, किस जगह? ऐसे ऐसे नहीं पता चलेगा रेटिना कहाँ होता है। अरे आई बॉल कभी देखा है? आई बॉल का सबसे पीछे का ऐसा आई बॉल है। ये जो हम टच कर रहे हैं कौन सा पार्ट है? ये जो हम टच कर रहे हैं अच्छा कौन सा है? कॉर्निया है, ठीक है। जिसको हम टच कर रहे हैं यहाँ, ये आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? रेटिना नहीं है, आउटर मोस्ट लेयर कह रहा हूँ मैं, कोरोइड। बीच की लेयर उल्टा बताया, स्क्लेराइड, कोरोइड, इसे कहते हैं दृढ़ पटल, रक्तक पटल, और ये दृष्टि पटल, ये है रेटिना। तो रेटिना वो इनर लेयर है जिस पर इमेज बनती है। यहाँ से संदेश आ रही है ऑब्जेक्ट से, ठीक है, यहाँ पर इमेज बन रही है। अब रेटिना का जिस पार्ट पर सबसे क्लियर इमेज बनती है दैट इज कॉल्ड द
येलो स्पॉट पीत बिंदु ठीक सेंटर पर होता है, सबसे क्लियर इमेज बनती है। और यहीं पर एक जैसे रेटिना थोड़ी सी डैमेज होती है, जहां से ऑप्टिक नर्व निकलकर ब्रेन में जाती है। रेटिना में केवल इमेज बनती है, उसको एनालाइज करने का, समझने का ब्रेन करता है। ठीक है ना, आपकी आंखें बिल्कुल ठीक है, अगर एक डंडा अगर यहाँ मारा जाए जोरदार तो आपको दिखना बंद हो जाएगा, आंख तो नहीं फूटी। इसका मतलब है कि इमेज तो बनी, लेकिन इस इमेज को जो ऑप्टिक रे ले जा रही थी, ठीक है, ब्रेन में एनालाइज करने के लिए, तो ब्रेन का वो पार्ट डैमेज हो गया, इसीलिए वहां पर इमेज को समझने का काम क्या हो गया, से खत्म हो गया। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, जहां से ऑप्टिक रे निकलती है या ऑप्टिक नर्व निकलती है, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर रेटिना डैमेज हो गई, तो इधर पर इमेज नहीं बनेगी, इसलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। खैर आज प्लेन में जा रहे हैं, इसी से नाम पड़ा रेटिनॉल। तो आपको पता है विटामिन ए किसमें पाया जाता है? गाजर में। हाँ, और ग्रीन वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है, ठीक है, और इसके अलावा येलो फूड्स में ही पाया जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिसीज होती है उसको क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में कहते हैं रतौंधी। ठीक है, नाम सुना है आपने रतौंधी का? तो रतौंधी का मतलब है रात में नहीं दिख रहा, ठीक। और एक होता है यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस वर्णांता, उसमें रतौंधी में क्या अंतर है? ब्लू ग्रीन में कि रेड ग्रीन में? अच्छा ठीक है, एक चीज और बताइए, रतौंधी मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस, दोनों डिसीज में आपने कलर का अंतर तो बता दिया, मेन डिफरेंस क्या है? एक डेफिशिएंसी डिसीज है और दूसरी जेनेटिकल डिसीज, सेक्स लिंक्ड डिसीज है, ठीक है ना। तो ये जो डेफिशिएंसी डिसीज तो ठीक किया जा सकता है विटामिन ए लेकर के, लेकिन उसको आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। तो ये आपको विटामिन बहुत डिटेल नहीं पढ़ना, सब में आपका रासायनिक नाम पढ़ लेना है और इसमें देख लेना है किसी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है। तो ये आपको पता है, यहाँ पर रेटिनॉल हो गया, इसकी डेफिशिएंसी क्या हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। हम आते हैं किसमें? बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें बहुत सारे, सबसे पहला है B1, ठीक है, यही वाला ऐसा विटामिन है जिसमें सबसे पहले डेफिशिएंसी डिसीज की खोज हुई, अपूर्णता रोग, जो बेरी डिसीज जो खोजा गया, उसमें साइंटिस्ट ने देखा कि जो राइस होता है, चावल, उसकी जो अपर लेयर होती है, उस अपर लेयर में विटामिन होते हैं, उसको जब स्क्रैच कर दिया जाता है मशीनों से, तो स्क्रैचिंग के बाद यहाँ पर जो डिसीज डेफिशिएंसी क्रिएट होती है उसे क्या कहते हैं? बेरी कहते हैं। अब B1 का केमिकल नेम कौन बताएगा? थायमीन, ठीक है, आपको केवल केमिकल नेम याद रखना है। और एक चीज और याद रखना है कि इसका रोल क्या है, विटामिन का क्या है, B1 का रोल किस चीज में हेल्प करता है? आरएनए फॉर्मेशन में, आरएनए की फॉर्मेशन में, और बहुत सारे यहाँ पर जो एंजाइम है उसका क्या है, एक कोफैक्टर है। आपने नाम सुना है FMN, FAD सुना है, तो बताया क्या होते हैं ये? सर FAD तो एनर्जी ग्रोथ करेक्ट, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, इसी तरह से ATP ADP होते हैं। इन सारे जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस का जो फैक्टर होता है, कोफैक्टर माने सहघटक, वो विटामिन B, ठीक। अब इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज आती है? और देखिए सबके सोर्स नॉर्मली सेम है, अगर आप विटामिन C को छोड़ दें, सिट्रस फ्रूट खट्टे फलों को छोड़कर, बाकी सबके सोर्स एक जैसे। तो बताइए क्या डेफिशिएंसी डिसीज होती है इसी कारण से? बेरी मतलब क्या है? सब लोग पढ़ लेते हैं बेरी है, तो बेरी है क्या? आपका पेशी तंत्र माने मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम माने तंत्रिका तंत्र, और डाइजेस्टिव सिस्टम, तीनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। पेशी तंत्र, तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र, तीनों का असंतुलन बेरी रोग क्रिएट करता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी विटामिन हैं, सबकी यहाँ पर विटामिन का कमी से या विटामिन के डेफिशिएंसी से क्या डिसीज हो जाती है? यहाँ पर स्किन डिसीज, चर्मदाय लिखा होता है, कहीं पेलाग्रा लिखा होता है, कहीं स्किन, ज्यादातर सभी ये कारण से क्या हो जाती है? स्किन डिसीज, ठीक। फिर हम विटामिन B2 में आते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसी के अलावा बाद और किसमें आते हैं? B3 में आते हैं, ठीक
ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड। फिर इसी में विटामिन एच है, उसको बायोटिन कहते हैं। विटामिन B12 है जो इम्पोर्टेंट है, साइनोकोबालामिन कहते हैं। ये आरबीसी के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया को हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त क्षीणता कहते हैं। नाम सुना है एनीमिया? रक्त क्षीणता का मतलब है आपके अंदर आरबीसी की कमी हो गई। आरबीसी की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन काउंट होता कितना है बॉडी में नॉर्मली? सर 12 to 16 ग्राम 12 to 16 होता है। जो यंग वंस होते हैं उसमें 14, 15, 16 तक होता है। धीरे धीरे जैसे एडल्ट होने लगते हैं तो वो 12 to 13 तो इसी में आकर रुक जाता है। तो 12 क्या है? किलोमीटर है कि किलोग्राम है कि क्या? मिलीग्राम मिलीग्राम। कितने में? 100 ml 100 ml ml। सोच लीजिए मिलीग्राम की ग्राम। ठीक है ना? तो जो नॉर्मली हम लोग कहते हैं हमारा एचपी जो है 12 है, 14 है। हमको पता होना चाहिए कि 12 क्या है, किलोमीटर है कि किलोग्राम है कि माइक्रोग्राम है, ग्राम है। ठीक है, फिर हम आते हैं किसमें? विटामिन सी में। सी का केमिकल नेम कौन बताएगा? विटामिन सी एसिड से होता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। बहुत कॉमन विटामिन है, सिट्रस फ्रूट्स खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक, और इसके अलावा इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है इसी कारण से बढ़ती है इम्यून सिस्टम। ठीक है, और बताइए इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है? स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी है क्या? आप बताओ। हाँ, ब्लू शर्ट। हाँ, स्कर्वी क्या है? कुत्ते काटने से होता है? नहीं यार, है ना, वो तो आप रेबीज में पहुंच गए, हाइड्रोफोबिया में। विटामिन अगर आप खट्टे फल नहीं खाएंगे तो कुत्ता कहाँ से काटेगा? कुत्ता तो अलग है यार। ऐसा ना बताओ। आप बताओ दोनों लोगों में से सोच के बताइए। स्कर्वी तो होता है, स्कर्वी में होता क्या है? नहीं, आप रतौंधी होता है। वो जीरोथैल्मिया ड्राई, इसमें विटामिन ए है। विटामिन ए की कमी से एक तो रतौंधी होती है, दूसरा जीरोथैल्मिया होता है। आपको पता है जीरोथैल्मिया क्या है? देखिए एक डिसीज और में लिख रहा, बैठ जाइए। एक और डिसीज है जीरोथैल्मिया। क्या है ये जीरोथैल्मिया? इज आल्सो द डिसीज, डेफिशिएंसी डिसीज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो जीरो बना है जीरिक से। जीरिक बने होता है ड्राई है। ऑप्थेल्मिक नाम सुना है? हाँ, वो आंखों के लिए होता है। इसका मतलब है कि ड्राई आईज कहते हैं। हमारा जो कॉर्निया पार्ट है वो रफ और ड्राई हो जाता है। तो जब वहां से सही तरीके से रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो इमेज क्लियर नहीं बनेगी। ठीक है, खैर हम आते हैं विटामिन सी में। हाँ, ठीक है, गम स्वेलिंग कहते हैं, ब्लीडिंग कहते हैं। तो दांतों मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है और उससे ब्लीडिंग होती है। ये विटामिन सी कमी है। लिख दीजिए स्कर्वी। सर प्लारिया जिसे बोलते हैं, प्लारिया जिसे बोलते हैं। क्या बेटा? पायरिया बोलते हैं ना, नहीं, पायरिया सुन लीजिए। पायरिया यहाँ पर माइक्रोऑर्गेनिज्म से होता है। किससे? फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स से। यहाँ पर दांतों वाले फेस को क्या कहते हैं? पीसी तो बोलते हैं उसको। प्लेक्स हो जाते हैं। प्लेक्स का मतलब है पीले पीले क्या पड़ जाते हैं? चकत्ते पड़ जाते हैं। पायरिया विटामिन सी की डेफिशिएंसी से नहीं होता है, पायरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म से होता है। हाँ, विटामिन सी की कंटिन्यू कमी रहेगी तो इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन आप ये नहीं लिखेंगे कि पायरिया हो जाता है। तो फीवर होता है क्या पायरिया? तो पायरिया का कोई एक वो सिम्टम बताइए मुझे। पायरिया में मुंह से स्मेल आती है, सबसे मेन सिम्टम होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं विटामिन डी। इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम धूप में बैठ गए तो ऊपर से आया विटामिन घुस गया हमारे अंदर। ऐसा नहीं होता। हमारी स्किन ऑयल की उपस्थिति में, ठीक है, जो बॉडी में हम ऑयलिंग करते हैं, छोटे बच्चे की मालिश करते हैं धूप में लिटा करके, तो मई जून में नहीं, जनवरी में जिस समय लाइट थोड़ी कमजोर होती है तो जो सन में जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है उसका कुछ पार्ट है ना, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज व्हिच कम्स फ्रॉम द, कहाँ से? क्षण के ओजोन लेयर से क्षण की जो आ रही है वो हमारी स्किन में ऑयल की उपस्थिति में विटामिन डी बनाती है। इसीलिए सनशाइन विटामिन कहते हैं कि छोटे बच्चे की मालिश जब धूप में लिटाई करेंगे तो ऑयल की उपस्थिति में हमारी स्किन विटामिन डी बनाएगी। ठीक है, तो विटामिन डी का केमिकल नेम बताइए। कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसलिए नाम रख दिया गया क्योंकि आपको पता है कि हमारी बोन्स जो है कैल्शियम और फास्फेट की बनी है, नाम रख दिया कैल्सीफेरॉल।
तो सनशाइन विटामिन भी हो गया। अब इसकी कमी से कौन सी डिसीज हो जाएगी? रिकेट्स होता है। रिकेट्स है क्या बताइए? नॉर्मली सूखा रोग कहते हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं पता है सूखा गीला क्या होता है तो कैसे डिक्टेट करोगे? रिकेट्स बोन की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। बोन हाँ, की उसमें कहते हैं कि जो धनुष के आकार की ऐसे करके बोन्स क्या होती है, कर्व कर जाती है। एक और डिसीज होती है, ये होता है इन्फेंट्स में या छोटे बच्चों में। एक होती है ऑस्टियोमेलेशिया, नाम सुना है? व्हाट यू मीन ऑस्टियो? बेटा आप जो है उन्हीं को समझा लेंगी, सब तो इधर कैसे हैं? हम भी पूछ रहे हैं, बताओ व्हाट इज ऑस्टियोमेलेशिया, बताइए। इट इज आल्सो द डिसीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ये इन्फेंट्स में और छोटे बच्चों में पाई जाती है। ऑस्टियोमेलेशिया एडल्ट में होती है। व्हाट यू मीन बाय ऑस्टियोमेलेशिया? इसमें हमारी बोन्स कैसी हो जाती हैं? फ्रैगाइल हो जाती हैं। जैसे चाय का कप गिर जाता है तो भंगुर टूट जाता है, उसी तरह से बोन्स हमारी फ्रैगाइल हो जाती हैं। 40-50 की एज के बाद जब आदमी गिरता है ना तो फिर वो हड्डी तुरंत टूटती है। छोटा बच्चा भी छत से गिर जाएगा ना तो उसे थोड़ी देर लगेगा, लेकिन हड्डी टूटेगी नहीं। ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है बोन, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। एक चीज और होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण होता है और कैल्शियम की ओवरडोज से भी होता है। जब ओवरडोज लेते हैं लगातार, कुछ लोग जो है 40 के बाद रोज कैल्शियम की गोलियां खाते हैं कि हड्डी कमजोर ना हो जाए, तो लगातार कैल्शियम आयन के डिपॉजिट होने से वो फ्रैगाइल हो जाती है बोन। ठीक, तो आपको ओवरडोज में लेनी है और डेफिशिएंसी में नहीं होनी है। नॉर्मली हम जो फूड लेते हैं बैलेंस डाइट, उसमें सारी चीजें यहाँ पर क्या होती है, मिली होती है। हमको अलग से कुछ नहीं, सप्लीमेंट नहीं लेना है। फिर भी अगर डेफिशिएंसी होती है तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ले सकते हैं। अब आते हैं विटामिन ई। विटामिन ई नाम सुना है आपने? केमिकल नेम बताइए। टोकोफेरॉल कहते हैं। मेन विटामिन ई किस में पाया जाता है? द सोर्स ऑफ विटामिन ई। सर बादाम में और जितने भी यहाँ पर जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं, अंकुर बीज होते हैं, सब में विटामिन ई होता है। ठीक है, और इसके अलावा विटामिन ई किसमें होता है? कॉड लीवर ऑयल नाम सुना है? मछली का तेल सामान्य रूप से इसमें कहते हैं, उसमें विटामिन ई होता है। और ये किसके लिए? यहाँ पर रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसकी कमी से स्टेरिलिटी हो जाती है। स्टेरिलिटी में कहते हैं यहाँ पर जनन के अयोग्य होना, हिंदी में कहते हैं बांझपन लिखा होता है। ये विटामिन ई हो गया। हम लास्ट में आते हैं विटामिन के। नाम सुना है? नेफ्रोक्विनोन कहते हैं। किसमें पाया जाता है? विटामिन के हमारे किसी ऑर्गन में बनता है, बॉडी ऑर्गन, ह्यूमन बीइंग्स में। किसमें? और लीवर ही बनाता है। ठीक है, विटामिन ए को लीवर सिंथेसाइज करता है, इसीलिए मोस्टली इसकी डेफिशिएंसी नहीं होती है। और विटामिन के किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है ना, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। ये तो डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है। नॉर्मली जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, दैट इज कॉल्ड अ डिसीज। और डिसीज क्या है? जैसे ब्लड क्लॉटिंग होती नहीं चोट लगने पर, हीमोफीलिया, दैट इज अ सेक्स लिंक्ड डिसीज। ठीक है ना, और यहाँ पर विटामिन के कमी से भी ये होता है। ठीक, नहीं ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है या डिले हो जाती है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग मोस्टली 5 से 6 मिनट में होनी चाहिए, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन का नाम बताइए। एक होता है फाइब्रिनोजन और एक और बताइए, प्रोथ्रोम्बिन। एंड द सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट्स द ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी। ऐसा सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं, तो ब्लड अंदर ही क्लॉट कर जाए तो ब्लड फ्लो कैसे करेगा? एंटीपेरिन नहीं, हिपेरिन। एंटीपेरिन तो विटामिन के को कहेंगे फिर। हिपेरिन, हिपेरिन इज आइदर ए कार्बोहाइड्रेट और द लिपिड और द प्रोटीन और द विटामिन। और क्या है हिपेरिन? किस नेचर का है? प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट। तो हिपेरिन एक कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है ताकि ब्लड लिक्विड स्टेट में बना रहे। जिस समय चोट लगती है तो हिपेरिन उस समय इनएक्टिवेट हो जाता है और फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन एक्टिव हो जाती है
तो जैसे एयर के संपर्क में आते हैं तो हमारे ब्लड क्या कर जाता है, क्लॉट कर जाता है। ठीक। विटामिन के बाद हम आते हैं बैलेंस डाइट में, संतुलित आहार। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हाट इज बैलेंस डाइट? द डाइट विच कंटेन्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन द परफेक्ट अमाउंट। ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, आप ये ध्यान रखिए। एक 55 साल का व्यक्ति होगा उसके लिए अलग होगा, बहुत हेल्दी बॉडी का व्यक्ति उसके लिए अलग होगी बैलेंस डाइट, हमारे लिए अलग होगी। नॉर्मली जो साइंटिस्ट होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं एक नॉर्मली क्राइटेरिया बनाते हैं कि 8 से 10 साल के लिए बैलेंस डाइट नहीं होती, लेकिन ये हर व्यक्ति की बॉडी फिटनेस के हिसाब से अलग अलग होती है। ठीक है, हमारी जो डाइट है वो 3 से 4 रोटी की है। ठीक, जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं उनकी डाइट ज़्यादा है, तो सबके लिए बैलेंस अलग अलग होगा। ऐसा फूड जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स परफेक्ट अमाउंट में, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द बॉडी, व्यक्ति की बॉडी के डिपेंडेंसी के अनुसार उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। अगर बैलेंस डाइट हमको नहीं मिल रही, अगर बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है तो फिर क्या होगा, डेफिशिएंसी डिसीज होती है। अब यहाँ पर मेनली जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी डिसीज जो पढ़ी जाती है वो हमारे में है। तो बैलेंस डाइट ना होने के कारण एक होता है मेरास्मस, नाम सुना है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन इन द इन्फेंट्स। बहुत छोटे बच्चों में प्रोटीन की कमी से एक डिसीज होती है, दैट्स कॉल्ड मेरास्मस। तो आप कैसे पहचानेंगे दैट इज द मेरास्मस डिसीज? एक में बच्चे की जो बेली पोर्शन है वो बहुत बढ़ जाता है, वो क्वाशियोकर है, और मेरा दोनों ही प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होते हैं। ये बहुत छोटे बच्चे में होता है, क्वाशियोकर होता है 4 से 10 साल तक के बच्चे में, ये होता है 6 महीने से और 2-3 साल तक के बच्चे में। इसमें बॉडी बहुत वीक हो जाती है, कि मसल नहीं दिखाई देती, कि आपकी बोन्स दिखाई देती है, मेरास्मस है। इसके बाद एक क्वाशियोकर है, वो भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हो रहा है। एक होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी जब एक्सेस में, ओबेसिटी नाम सुना है, किसने नहीं सुना पहले बताइए? मोटापा आपके अंदर है नहीं, इसलिए आपको नहीं सुना है। बहुत सारे लोगों को होता है, यहाँ किसी में नहीं है। तो बताओ ये ओबेसिटी। तो अगर बहुत सिंपल डेफिनेशन हम पढ़ें ओबेसिटी की तो क्या होती है? मोटापा। द इनटेक ऑफ एनर्जी इज मच मोर देन द नॉर्मल आउटफ्लक्स। जो हमारी एनर्जी जो हम ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, उतना वर्क नहीं कर रहे हैं। तो जब उतना फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है तो एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पर फूड ज़्यादा ले रहे हैं, उसके कंपेरिजन वर्क कम कर रहे हैं, तो उसका क्या बाद में रिजल्ट दिखाई देगा? ओबेसिटी के रूप में। तो जितने भी हमारी यहाँ पर डिसीज़ हैं, डेफिशिएंसी डिसीज़ है या अदर डिसीज़ हैं, वो सब माइक्रोऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग, इन्फेक्शन रोग अलग है, वो सब ओबेसिटी के कारण होते हैं। हार्ट अटैक से, बीपी से लेकर के जितनी भी यहाँ पर डिसीज़ हैं वो सब ज़्यादातर किससे क्रिएट होती हैं? ओबेसिटी से क्रिएट होती है। तो बैलेंस डाइट हमने पढ़ लिया, तो मेरास्मस है, क्वाशियोकर है, ओबेसिटी, ये सब नॉर्मल जानकारी थी। अब हम आते हैं किसमें, मेन टॉपिक में, डाइजेशन में आते हैं, जो हमको मेन पढ़ना था यहाँ पर। तो डाइजेशन की आपको डेफिनेशन पता है क्या है? डेफिनेशन हिंदी में पाचन कहते हैं, लिख दीजिए यहाँ पर, द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड अनडाइजेस्टेबल फूड मटेरियल्स, जटिल और अघुलनशील भोज्य पदार्थों को, द कन्वर्जन ऑफ complex and undigestible food materials, या conversion of complex and क्या लिखते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स लिखते हैं, into the simpler and soluble forms, into simpler and soluble forms। जटिल और अघुलनशील अणुओं को सरल और घुलनशील अणुओं में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। मनुष्य में कौन सा डाइजेशन है? इंटरसेलुलर है कि इंट्रासेलुलर? अंतर कोशिकीय है कि अंतरा कोशिकीय है? यस, इंटरसेलुलर डाइजेशन है, क्योंकि इंट्रा माने होता है इनसाइड, एक सेल के अंदर नहीं हो सकता, सेल तो वो छोटी होती है। तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल बहुत बड़ी है जिसमें डाइजेशन हो रहा है, इसीलिए हमारा जो डाइजेशन है दैट इज कॉल्ड द इंटरसेलुलर डाइजेशन। जितने भी यहाँ पर
कॉम्प्लिकेटेड या मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं उस सब में इंटरसेलुलर डाइजेशन ही होता है। अब यहाँ पर हमको चूंकि डाइजेशन पढ़ना है तो फिजिकल और केमिकल दो स्टेप है, आपको पता है। फिजिकल में मैस्टिकेशन होता है, ठीक, और केमिकल में उसको क्या यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अब हम यहाँ पर आते हैं, जो हमको डाइजेशन पढ़ना है तो डाइजेशन को हम दो स्टेप पे पढ़ सकते हैं। एक तो हो गया यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? ग्लैंड्स जो होते हैं वो जूसेस वगैरह सेक्रीट करते द हैं। पार्ट इन विच द फूड इंटर्स, ऐसा पार्ट डाइजेस्टिव पार्ट का या डाइजेशन का जिसमें फूड इंटर करता है, जिससे होकर भोजन जाता है, आगे बढ़ता है, वो एलिमेंट्री कैनाल, प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जिसमें फूड इंटर नहीं करता वो केवल सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं, डाइजेस्टिव जूस रिलीज कर रहे हैं और डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जैसे यहाँ पर लीवर हमारा है, उसके अंदर फूड नहीं जाता, पेनक्रियास में फूड नहीं जाता और हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स में नहीं जाता। ये सब डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट कर देते हैं किसमें, एलिमेंट्री कैनाल। तो जिससे होकर के फूड हमारा पास होता है वो एलिमेंट्री कैनाल है, और जिससे केवल डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है और इसी एलिमेंट्री कैनाल में आता है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इसमें आएगा आपका माउथ, बक्कोफेरेंजियल कैविटी में, उसी में फेरिंक्स आ जाएगी, उसी में आ जाएगा इसोफेगस आ जाएगा, उसी में स्टमक, उसी में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर इसके बाद लीवर और पैंक्रियाज। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एज वेल एज द लार्जेस्ट ऑर्गन, सबसे बड़ा ऑर्गन भी है, सबसे बड़ी ग्लैंड भी है। दोनों में एक डिफरेंस बता दीजिए, फिर आज का टॉपिक खत्म करते हैं। ग्लैंड और ऑर्गन। ग्लैंड्स हमने एंडोक्राइन नहीं कहा है, जो आप हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। ओनली द ग्लैंड दैट डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑर्गन एंड ग्लैंड। ग्लैंड नाम सुना है आपने, ग्रंथ। तो ग्रंथियां तीन प्रकार की है, एक्सोक्राइन, बायस्रावी, एंडोक्राइन, अंतःस्रावी जिससे हार्मोन रिलीज होते हैं, और तीसरा मिक्स्ड, वो पेनक्रियास है। तो आपको केवल बताना है ग्लैंड, व्हाट इज ग्लैंड, ग्रंथि क्या है। एनी सेल, टिश्यू, ऑर्गन, कोई भी कोशिका, ऊतक या अंग विच रिलीज ए सब्सटेंस, जो कोई एक निश्चित पदार्थ स्रावित करते, रिलीज कर रहे हैं। अब उसने ये नहीं कहा कि वो टारगेट तक ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। अगर टारगेट तक ले जा रहे हैं तो ये कौन सी है, एक्सोक्राइन, इसको कहते हैं विद डक्ट ग्लैंड, ठीक है। और अगर ये केवल सरफेस पर लीकेज कर रहे हैं तो ये क्या है, एंडोक्राइन है। तो ये डक्टलेस है क्योंकि ये डक्ट द्वारा टारगेट तक अपने जूस को नहीं ले जा रहे। तो ये एंडोक्राइन में आपका क्या क्या आता है, थायराइड है, पैराथायराइड है, ये एंडोक्राइन है, ये हार्मोन रिलीज करते हैं। एक्सोक्राइन क्या है, किसी डक्ट के द्वारा अपने लिक्विड को या जूस को टारगेट तक ले जा रहे हैं, ये एक्सोक्राइन है। तो लीवर भी क्या है, ग्लैंड है, एक्सोक्राइन, ठीक। एंडोक्राइन में आपको पता है, और मिक्स में कौन आता है, पेनक्रियास आता है। अब ऑर्गन को कहते हैं फिर लीवर को, ग्लैंड को कह दिया। ग्रुप ऑफ टिश्यू, ये लीवर जो सीक्रेट करता है, पर्टिकुलर इसी को ग्लैंड कह दिया है। सर क्योंकि एक ग्रुप ऑफ टिश्यू और एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं। यस, ऑर्गन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्रुप ऑफ टिश्यू कोऑर्डिनेट ने पर्टिकुलर मैनर, एक निश्चित जो है मैनर में जो सारे ग्रुप ऑफ टिश्यू है वो मिल करके इकट्ठा है, असेंबल्ड है, इसलिए क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। और ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पदार्थ क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, चाहे बायो जूस के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, इसलिए इसको लार्जेस्ट ग्लैंड भी कहते हैं, लार्जेस्ट ऑर्गन भी कहते हैं, ठीक। कल कराएंगे, बंद कर दिए।